साथियों, हम लोग इससे पहले मानव भूगोल का परिचय कर चुके थे। जब मानव भूगोल से हम लोग परिचित हो गए, तब मानव भूगोल के कुछ आयामों को देखना आवश्यक हुआ है। लगता है कि उसके आयाम की जानकारी पाना मुख्य तथ्य है। मानव भूगोल का उद्भव एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल का उद्भव और विकास, मतलब उसकी उद्भव ओरिजिन कब हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, कहाँ तक हुआ, किस रूप में हुआ। तो सबसे पहले हम उद्भव की बात करते हैं। ओरिजिन के हम लोग जानते हैं कि मानव भूगोल का मुख्य धुरी मानव है। मानव भूगोल का मुख्य धुरी मानव है। वह सेंटर कील जो है, वह सेंटर कील है मानव, यानी मैन, ह्यूमन। जब मानव का भूगोल है, मानव के लिए भूगोल है, मानव के द्वारा भूगोल है, तो निश्चित रूप से जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य का कार्य शुरू हुआ, मनुष्य का ज्ञान कार्य करना शुरू किया, तब से मानव भूगोल की उत्पत्ति का समय माना जा सकता है। मानव भूगोल को उसी समय से हम कह सकते हैं कि जितनी पुरानी मानव का जीवन है, उतनी ही पुरानी मानव भूगोल की नींव है। जैसे किसी मकान का दीवार या छत या उसके मंजिल तब तक विकसित नहीं हो पाते हैं जब तक उसका नींव यानी फाउंडेशन नहीं रहता है, और जैसा फाउंडेशन रहता है उसी तरह से उसकी मकान उस पर आधारित होते हैं। कमज़ोर फाउंडेशन पर कमज़ोर और मजबूत फाउंडेशन पर मजबूत चट्टान की तरह उसका विकास होता है। तो मानव का जीवन शुरुआती क्रम में एक अविकसित रूप में था, उसका ज्ञान उतना काम नहीं कर रहा था। इसलिए उस समय, जिस समय मानव का जन्म शुरू हुआ इस पृथ्वी पर, चूँकि हम लोग जानते हैं कि भूगोल जो है मुख्य रूप से पृथ्वी और उसके वस्तुओं का अध्ययन है। पृथ्वी और उसके वस्तुओं के साथ साथ ब्रह्मांड से उसका संबंध है, खगोलीय संबंध है। तो अन्य तथ्यों के साथ साथ पृथ्वी का जब हम अध्ययन करते हैं भूगोल में, तो भूगोल की एक शाखा में मानव भूगोल है, जिसका मुख्य कील जो है, मुख्य सेंटर जो है, मुख्य ज्ञान जो है वह मानव का है। इसलिए मानव को हम लोग आधार मानते हैं। अब मानव का ज्ञान प्रारंभिक काल में अविकसित था, तो उस समय का लेखा जोखा लोगों को नहीं मिल पाया। पुनः जब मानव अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ ज्ञान का विकास करते गया, तो उसके बाद कविता वगैरह से, कहानी से, किसी छंद से, किसी मुँह के वाणी से मानव के क्रियाकलाप का वर्णन शुरू हुआ और मानव भूगोल का नींव भी शुरू हो गया, उसका फाउंडेशन भी शुरू हो गया। तो आप जानते हैं कि एक पेड़ का जीवन, एक मनुष्य का जीवन एक दिन का नहीं होता, कई वर्षों का होता है, कई दिनों का होता है, कई महीनों का होता है। तो एक दिन में कोई विकसित नहीं हो पाता है। और उसमें भी हम लोग जानते हैं कि मानव भूगोल जो है, भूगोल के विकसित तना का एक सामान्य अंकुर है। अभी अंकुर है, वह अंकुर से उसका पेड़ भी नहीं बना है। अब इतना विकास होने के बावजूद भी उसका पेड़ और तना भी नहीं बन पाया है। फिर भी अगर मानव भूगोल का विकास हो रहा है तो एक दिन में नहीं हुआ होगा, वह कई युगों से हुआ होगा।
समय का भी हम लोग देखते हैं कि दो तरह से समय का अंदाज़ा होता है। एक समय हम लोग मानते हैं ईसा पूर्व के समय से, इसलिए पूर्व कह के लोग छोड़ देते हैं ताकि वह कहाँ से शुरू हुआ, उस शुरुआती दिन का, उस शुरुआती वर्ष का, उस शुरुआती तारीख का अध्ययन नहीं है, इसीलिए उस दिन से उसको नहीं माना जाता है। तो लोग कह देते हैं एक आधार हम लोग माने कि ये जीवन चक्र जो पृथ्वी पर मानव का शुरू हुआ, तो उसको माना कि भाई एक दूसरे गिनती इधर करो, जो ईस्वी हो गया आपका, ईस्वी हो गया, शताब्दी बना, इधर 100 वर्षों का शताब्दी बना, सदी बना, और इधर भी सदी में गिनती हुआ, लेकिन वह हुआ बीसी में, बीसी में हुआ, ईसा के पूर्व से हुआ। ये ईसा का काल है, ईसा का जीवन अंत है। यहाँ से जो शुरू हुआ है वह ईस्वी में शुरू हुआ है, और यहाँ से जो शुरू हुआ है वह हुआ बीसी में। तो बीसी में है, तो बीसी का अंतिम जगह तो जानकारी है नहीं, इसलिए बीच से ही लोग मानते हैं। तो मानव भूगोल का विकास कहाँ से शुरू हुआ उसका असली आधार नहीं मालूम होता, लेकिन कुछ समय से जब मानव का ज्ञान विकसित हुआ है तो वहाँ से लोग उसको जोड़ना शुरू कर दिए हैं, विद्वान वहाँ से संकलित करना शुरू कर दिए। इस तरह से इनके जीवन में, मानव भूगोल के जीवन में, मानव भूगोल का जो लाइफ हिस्ट्री है उसका मुख्य रूप से हम लोग 3 पार्ट में बांटकर उसके विकास होने की बात करते हैं, यानी डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये कब से है, इसको हम 3 भाग बांटते हैं। 3 भाग बांटते हैं। विकास को शुरू से लेके आज तक, वर्तमान समय तक, इसको 3 भाग किए। मानव भूगोल का विकास, इसको 3 भाग करते हैं हम लोग। प्राचीन काल, मध्यकाल, और आधुनिक काल। आधुनिक काल या वर्तमान काल। प्राचीन काल में माना गया है कि ईसा के पश्चात ईसा के पश्चात 7वीं सदी तक, माने बीसी से, ईसा के पूर्व से लेकर के ईसा के पश्चात 7वीं सदी तक माना गया है, प्राचीन काल को हम लोग मानते हैं। दूसरा है मध्यकाल, यानी आधुनिक यानी वर्तमान काल और प्राचीन काल के बीच का समय। इसका समय काल है 8वीं सदी से 8वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक। यह है 8वीं से लेकर 17वीं सदी तक, यानी 1700 ईस्वी तक। और इसके पश्चात जो रेस्ट समय अभी तक बचा है ये आया है आधुनिक काल में, वर्तमान काल में। ये मध्यकाल का था, ये मध्यकाल का था। तो ये है 18वीं सदी से लेकर
वर्तमान समय तक। इस तरह से 3 कालों में मानव भूगोल के विकास इतिहास को बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पहला हम लोग मानव भूगोल के विकास के काल में प्राचीन काल को रखा था, जो ईसा के पश्चात 7वीं शताब्दी तक चली। उस वर्ष काल के लिए इसको माना गया। यह काल इतनी पुरानी है कि हाल के वर्षों में भी 75,000 वर्ष खंपात की खाड़ी का वर्णन मिला। इससे लगता है कि कितनी पुरानी हमारी मानव भूगोल है। हिम युग से ही भारत, चीन, ग्रीक, ये सब भूगोल के विकास में और भूगोल के सभी क्षेत्रों के रूप को सामान्य रूप से रखते हुए मानव भूगोल के विकास में भी अथक योगदान किया, अथक योगदान दिया। इस योगदान में स्ट्रैबो, हिकेटियस, पैथागोरस, प्लेटो, कई ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपनी कार्यकलाप से मानव भूगोल को विकसित करने के लिए आधारभूत तथ्यों को पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से उस चीज़ को रखने का प्रयास किया जो मानव आधुनिक अभी का जो मानव भूगोल है उसका आधार तैयार किया। इस तरह से प्राचीन काल से ही मानव भूगोल का विकास शुरू हो गया। मानव के ज्ञान के साथ साथ प्राचीन काल का शुरुआत हुआ और प्राचीन काल का शुरुआत हुआ यानी प्रारंभिक समय का शुरुआत हुआ तो प्रारंभिक काल से ही मानव भूगोल का विकास होना शुरू हो गया और उस समय से ही मानव भूगोल के आधार कुछ न कुछ प्राप्त होने लगे, जो कई विद्वानों जैसे हमने आपको नाम गिनाया, स्ट्रैबो है, हिकेटियस है, पैथागोरस है, प्लूटो है आदि कई ऐसे विद्वान हुए जो इस तरह से उसके विकास में आधारभूत काम किए। इस तरह ये प्राचीन काल समाप्त होता है। मध्यकाल जो मानव भूगोल का विकास का काल है, ईसा के पश्चात 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। इस मध्यकाल में मानव भूगोल के कई तथ्य सामने आए। खासकर इस काल में अरेबियन विद्वानों के द्वारा, अरब के विद्वानों के द्वारा कई मानव भूगोल के तथ्यों को स्पष्ट किया गया। खासकर अल मगेस्ती और अल इदरिसी जो दो महत्वपूर्ण विद्वान थे अरब के, अरब शास्त्री जो मध्यकाल के थे, उन्होंने 9वीं शताब्दी के टॉलमी के ग्रंथ को अनुवाद किया था और उस अनुवाद के कारण इनका नाम एक महत्वपूर्ण कोटि के विद्वानों में रखा जाता था, क्योंकि अल मगेस्ती और अल इदरिसी टॉलमी के वर्णन को स्पष्ट किया, जिससे आगे मानव भूगोल और भूगोल के विकास में एक अहम रास्ता दिया, एक अहम आधार दिया। इसी तरह से ये 17वीं शताब्दी के आसपास 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच दूसरी जर्मनी में मानव भूगोल का विकास होना शुरू हुआ, जिसके 2 विद्वान महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। एक थे क्लूबेरियस और दूसरे थे वैरेनियस।
क्लूबेरियस जो है जनरल ज्योग्राफी का, क्लूबेरियस विश्व भूगोल का रचना किया था और वेरेनिस जो है वो सामान्य ज्योग्राफी की रचना की थी। क्लूबेरियस का विश्व भूगोल और वेरेनियस का सामान्य भूगोल, ज्योग्राफी जनरलिस, और उसका विश्व भूगोल एक अहम आधार, मील के पत्थर साबित हुए मानव भूगोल के विकास में। और मध्यकालीन समय में, मध्यकाल, प्राचीन काल के बाद मध्यकाल में ये दो समुदाय के भूगोलविदों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक अरब कंट्री के अरेबियन, जिसमें अल मगेस्ती और अल इदरिसी, और जर्मनी के क्लूबेरियस और बेरेनियस का योगदान मुख्य माना जाता है। और इन दोनों के जो ग्रंथ थे, विश्व भूगोल और सामान्य भूगोल, जो विश्व भूगोल की रचना क्लूबेरियस ने की थी और सामान्य भूगोल की बर्नार्ड बेरेनियस ने किया था, ये दोनों भूगोल के, मानव भूगोल के लिए एक आधार प्रस्तुत किया था, कई संकल्पनाओं का जन्म दे दिया था, जिस पर आगे कई तरह के कार्य होते गए और जिसके कारण इस मध्यकाल की समाप्ति के बाद आधुनिक काल का स्थापना। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मानव भूगोल के आधार का शुरुआत मध्यकाल से शुरू हो गया और मध्यकाल के अंत तक मानव भूगोल के संदर्भ में मानव के क्रियाकलापों से संबंधित कुछ तथ्यों का एक बृहद विश्लेषण प्रारंभ हो गया। यानी मानव भूगोल वहाँ से एक नवीन शाखा के रूप में उत्पन्न हुई। आधुनिक काल में, जो आपको 18वीं सदी से 20वीं सदी तक, यानी अभी वर्तमान सदी भी कह सकते हैं, यहाँ तक जो मानव भूगोल विकास कर रहा है और आगे भी करती जा रही है, इसमें एक स्वतंत्र विषय का नाम आया। मानव भूगोल एक स्वतंत्र विषय इसी काल का देन है। इससे पहले वह एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था, वह सिर्फ एक मानव के कार्यों का वर्णन था, न कि मानव भूगोल था। लेकिन अब आधुनिक काल में भूगोल की एक दूसरी महत्वपूर्ण शाखा का निर्माण हो चुका, जिसका नाम हुआ मानव भूगोल। इस काल में कई जगह मानव भूगोल के विकास के कार्य हुए, कई संकल्पनाओं का विकास हुआ, कई क्षेत्रों में कार्य हुआ, कई जगह के विद्वानों ने इसमें योगदान दिया, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग ये देख चुके हैं कि मध्यकाल में जर्मन के विद्वान का योगदान स्पष्ट रूप से शुरू हो चुका था, जिसमें क्लूबेरियस और बेरेनियस का नाम हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था। अब उसके बावजूद ये जर्मन के जो 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक जर्मन के कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों का, महत्वपूर्ण मानव भूगोलवेताओं का योगदान रहा मानव भूगोल के विकास में। उसमें फॉस्टर, कांट, रीटर, हम्बोल्ट, फ्रोबेल, रिचथोफेन, रैटजल आदि जो विद्वान हैं, इनके एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो मानव भूगोल के विकास में एक मील का पत्थर साबित किया है और इस तरह से मानव भूगोल के आधारभूत संकल्पनाओं का विकास किया और मानव भूगोल के विकास में अहम योगदान दिया ये जर्मनी के विद्वान, जो 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इन लोगों का योगदान रहा। इसके बाद इसको दूसरे ग्रुप में हम मानते हैं जो फ्रांस के विद्वान हैं। फ्रांस के विद्वान तो और कमाल कर दिए। जर्मनी के विद्वान में या इससे पहले जो एक वातावरणवाद था, प्राकृतिकवाद था, इन्वायरमेंटलिज्म था, जिसमें कहा गया था कि मानव जो है वह पूर्ण स्वतंत्र नहीं है,
मानव जो है वह प्रकृति का दास है। इसी तरह से उस दास शब्द को हटाने के लिए, मानव के क्रियाकलाप को, मानव को एक यूनिट कायम करने के लिए फ्रांसीसी विद्वानों का एक अहम योगदान रहा, जो मानव भूगोल के विकास में मुख्य रूप से भूमिका निभाया और कई तरह के तथ्यों का योगदान दिया, जिसमें विडाल डे ला ब्लास जो विश्व प्रसिद्ध नाम आए, उनके शिष्य वगैरह भी आए। उसमें ब्रुन्स हैं, डिमांजिया हैं, डिमाटोने हैं आदि कई ऐसे महत्वपूर्ण विद्वान फ्रांस के भी आए, जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया, जो 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के शुरुआती काल में बहुत अहम योगदान दिया था फ्रांसीसी विद्वानों ने। इतना ही नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि अरब और यूरोपियन कंट्री के बाद, यूरोपियन कंट्री में जर्मन के जो योगदान थे दिया गया, जर्मन विद्वानों का, क्लुबेरियस और बेरेनियस के साथ फॉस्टर, कांट, रीटर, हम्बोल्ट, फ्राइबेल, रिस्थोफेन, रैटजल आदि। इसके बाद फ्रांस में हुआ और फ्रांस में विडाल डे ला ब्लास, ब्रुन्स, डिमांजिया, डिमाटोने आदि मुख्य हुए। तो इसका मतलब जर्मनी और फ्रांस तक ही मानव भूगोल का विकास नहीं हुआ। इसका विकास के क्रम में, इसके विकास के क्रम में दो मुख्य स्थानों का, देशों का भी योगदान रहा है, जिसमें हम दो भाग उसको कर सकते हैं। एक योगदान तो दे सकते हैं अमेरिका वालों के लिए और दूसरा देते हैं हम ब्रिटेन वालों के लिए। तो पहले हम अमेरिका की बातों को कर लेते हैं। अमेरिका में कुमारी ई सैंपल का नाम कौन नहीं जानता, जिन्होंने वातावरण में वातावरणवाद को, वातावरण के प्रभाव को, वातावरण के स्वभाव को मानव के ऊपर आक्रोशित करने के लिए, उसको दबोचने के लिए जो अपनी संकल्पनाएं, अपने विचार दी थी, जिसमें उसके बाद हटिंगटन है, ईसा बोमेन है, कार्ल सावर है और जी टेलर, और वहीं एक और भी आए, जी टेलर, जो वैसे तो मानव भूगोल के कई संकल्पनाओं का पदार्पण हुआ, जिसमें मुख्य दो संकल्पना एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रतिद्वंदी का काम किया था, वातावरणवाद और संभववाद। वातावरणवाद में और संभववाद के बीच के एक रास्ता को निकालने के लिए भी कई विद्वानों ने योगदान दिया था, जिसमें अमेरिकी विद्वान जी टेलर का रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण था। इस तरह से अमेरिका के विद्वानों, अमेरिका के बाद या अमेरिका के समय काल में ही ब्रिटेन के भूगोलविदों का भी मानव भूगोल के विकास में अहम योगदान रहा, जिसमें मैकिंडर का हृदय स्थली सिद्धांत, हर्बर्टसन का कई सिद्धांत, रॉबक्सी, फ्लूअर आदि भी विद्वान ऐसे थे ब्रिटेन में भी, जिन्होंने मानव भूगोल को विकास में योगदान दिया है, यानी मानव भूगोल को एक विकसित दिशा को प्रदान किया है, एक रास्ता तय दिया, एक रास्ता और मंजिल तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया। अभी तक तो चूँकि मानव भूगोल का अंत नहीं हो गया है कि ये अंतिम पेज उसमें लिखा गया कि अब मानव भूगोल का विकास नहीं है, वो बात नहीं है। चूँकि हम लोग जानते हैं मानव भूगोल आदिकाल से है, मानव के जीवन काल से ही है। जब तक पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुएं रहेगी और मानव उस पर बसते रहेंगे, मानव का ज्ञान उस पर कार्य करता रहेगा, तब तक मानव भूगोल का विकास जारी ही रहेगा। मानव भूगोल का विकास अंत नहीं हो सकता। अन्य भूगोल की, अन्य भाषाओं की तरह इस भाषा के भी विकास अपने क्रम में जारी है, चूँकि मानव का ज्ञान अभी भी वो आगे खोज की दिशा में लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक पेड़ की भांति एक बीज से पौधा निकलता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, इसके बाद वह उसका विकास होता जाता है। और विकास में ऐसी कोई बात नहीं होती है कि केवल प्लस ही होता जाता है, वृद्धि ही होता है, ऐसी बात नहीं है। विकास में ह्रास भी होता है। जैसे
पेड़ के विकास में पेड़ के पत्ते टूट जाते हैं, संपूर्ण पत्ते नहीं रह जाता। जितना फल निकलता है सब फल उसमें फल अंतिम समय तक नहीं रह पाता है। उसी तरह से मानव भूगोल के विकास में भी कई कालों का योगदान रहा है, जिसमें मानव भूगोल वेताओं के कालक्रम में हर जगह जगह पर देश और विदेश के स्थान पर, सांसारिक अस्थायी स्थान पर लोगों ने मानव भूगोल को विकास करने का प्रयास किया है। और मानव भूगोल अभी भी विकसित हुआ नहीं है, विकासशील ही है। उसके कई ब्रांचेज, कई तथ्य, कई फैक्टर, कई कंसेप्ट अभी भी उसके बनते ही आ रहे हैं और मानव भूगोल विकास ही कर रहा है। इसलिए मानव भूगोल के विकास के इतिहास को पूर्ण रूप से वर्णन करना बड़ा ही असंभव कार्य है, चूँकि आदिकाल का, परमादिकाल का उतनी तथ्य की जानकारी भी नहीं है। और आगे क्या होगा, आगे कितने संकल्पना आएंगे, आगे कितने घटित घटना होगी, आगे पृथ्वी और पृथ्वी के स्वरूपों का क्या योगदान रहेगा, उस पर मानव क्रियाकलाप, मानव का योगदान क्या होगा, मानव का कार्य क्या होगा, वही मानव भूगोल के विकास का रास्ता तय करेगा। और इस तरह से मानव भूगोल के विकास को मुख्य रूप से 3 कालों में बांटा जा सकता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दिया है कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल जारी ही है, विकास कार्य जारी ही है।